हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, मैं कुणाल अनवना कोटा मेंटर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा बोले तो कितने मार्क्स का इसका वेटेज रहने वाला है? इसका लगभग इसका वेटेज हमारे पास रहने वाला 10 मार्क्स का। तो बोर्ड की प्रिपरेशन को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपका रहने वाला है। और चैप्टर का नाम क्या है भैया? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मतलब हमारे यूनिवर्स पे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। और होंगे क्या? एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? लगभग 118 एलिमेंट्स हमारे पास यूनिवर्स में अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। 118 एलिमेंट्स में से कुछ क्या होंगे? मेटल्स होंगे, कुछ नॉन मेटल होंगे, और बचे हुए क्या होंगे? मेटेलॉइड्स होंगे। तो अगर बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, और मेटल्स की रिएक्शंस क्या है, तो ये सारी बातें हम यहाँ देखेंगे। फिर वैसा ही नॉन मेटल के साथ भी हम यहाँ पर करेंगे। तो मेटल्स, इन 118 एलिमेंट्स में से मेटल कितने हैं? मोर देन 90, 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा कौन है? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेटल है। और लगभग लगभग 22 के आसपास हमारे नॉन मेटल्स रहेंगे, और बचे हुए हमारे पास क्या रहेंगे? हमारे मेटलॉइड्स रखेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अबाउट 118 में आपको बता चुका हूं कि लगभग लगभग हमारे पास कितने 118 एलिमेंट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे। अब तक हमें 118 एलिमेंट्स मिल चुके हैं। देयर आर मोर देन 90, 90 से भी ज्यादा मेटल्स हैं। 22 जो है हमारे पास नॉन मेटल्स, और कुछ हमारे पास मेटलॉइड्स हैं। सर मेटल कौन कौन से? कुछ एग्जांपल जैसे सोडियम है, एल्यूमिनियम है, हमारा मैग्नीशियम है, और क्या है? पोटेशियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, आयरन है। ये सब क्या है? मेटल्स। सर पहचानेंगे कैसे? तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहचान लेंगे। बात करें नॉन मेटल्स की, तो जितनी भी गैसेज जितनी हमारे पास होती है सारी क्या होती है? नॉन मेटल्स होती है। जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। बहुत सारी गैसेज सारी हमारी क्या होती है? नॉन मेटल होती है। तो मेटल्स की, नॉन मेटल्स की बात यहाँ पर हम करते हैं। सर बात करें मेटल्स को पहचानेंगे कैसे, तो मेटल्स को पहचानने का तरीका देख के पहचान सकते हैं। और भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं। जैसे कि पहली अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। मेनली मेटल्स सॉलिड होते हैं। जो चीज सॉलिड है ज्यादा चांस है कि वो क्या होंगे? मेटल्स होंगे, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। मरकरी क्या है? पारा, जो क्या होता है? लिक्विड स्टेट में यहाँ पर रहता है। मरकरी हमेशा क्या रहेगा? लिक्विड स्टेट में रहेगा। देखेंगे दूसरा जो नेचर है वो है डक्टिलिटी। क्या है? डक्टिलिटी, डक्टाइल नेचर होता है इसका। डक्टाइल क्या होगा कि इस मेटल से, मेटल के कोई भी एलिमेंट से हम क्या बना सकते हैं? तार बना सकते हैं, पतले पतले तार बनाए जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं? डक्टाइल नेचर। तो ड्रोन इनटू वायर, तो उसको खींच खींच के तार बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे मेटल के तार आप देखते भी होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें, जनरल प्रॉपर्टी की तीसरी प्रॉपर्टी है मेलिएबल। मेलिएबल क्या होते हैं? मेलिएबल ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें क्या किया जाए? किसी मेटल को पीट पीट कर उसकी थिन शीट्स, चद्दर बना ली जाए, जिसकी पतली पतली शीट्स बनाई जा सके, उसको क्या बोलते हैं? मेलिएबल। क्योंकि मेलिएबल हो गया, मेलिएबल हो गया ये। सोनरस, सोनरस बात करें तो जब किसी मेटल को किसी दूसरी मेटल से या अन्य किसी पार्टिकल से पीटा जाएगा तो उसमें से साउंड क्रिएट होगा। जैसे कि टेम्पल में आप जाते हैं, वहां पे मंदिर में घंटियां लगी होती है, तो वो किससे बनी हुई है? मेटल से। अगर उसको लकड़ी की बना दिया जाए तो क्या वो घंटी बजेगी? क्या नहीं बजेगी, उसकी आवाज दूर तक नहीं जाएगी। या आपके घर में अगर कोई डोरबेल लगी हुई है, तो इलेक्ट्रिक डोरबेल है, उसके अंदर भी क्या लगा हुआ है? मेटल की घंटी लगी हुई है। तो बिना मेटल के आवाज को दूर तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो उसकी प्रॉपर्टी होती है प्रोड्यूस साउंड। सोनोरस एक डिफरेंट टाइप की आवाज जो मेटल्स में से आती है। जैसे कोई लकड़ी, लोहे की चीज कहीं गिर जाती है, स्टील के बर्तन घर में गिर जाते हैं, या फिर जो है आपका स्कूल का जो बेल होता है वो बजने पर जो आवाज आती है वो किसकी वजह से आती है? मेटल्स की वजह से। तो इसकी प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी है सोनोरस की, लस्ट्रस मेटल। मेटल की एक प्रॉपर्टी और होती है, लस्टर होती है, चमकदार होते हैं। तो जब भी कभी आपने मेटल को देखा होगा, किसी भी टाइप की मेटल, वो चमकदार होती है। चाहे वो आपके घर में बने हुए ज्वेलर्स, जो ज्वेलरी होती है, तो वो ज्वेलरी भी क्या है? मेटल से बनी होती है। सोने से बनी होगी, चांदी से बनी होगी, प्लेटिनम से बनी होगी, या किसी भी तरीके के डायमंड वगैरह से बनी होगी। डायमंड नहीं,
डायमंड जो है एक्सेप्शन है यहाँ पर चमकदार में, बाकी सब कुछ हमारे क्या है, मेटल्स रहने वाले हैं। बात करें इनके मेल्टिंग पॉइंट की, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, आसानी से ये पिघलेंगे नहीं, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सीजियम और गैलियम, ये बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, जनरली ये फटाफट से पिघल जाते हैं। लगभग सभी मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी ये रहने वाले हैं, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से अपने अंदर कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें, हैव हाई डेंसिटी, सोडियम पोटेशियम कैन बी कट विद नाइफ, दे हैव लो डेंसिटी, तो केवल सोडियम और पोटेशियम इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्या होते हैं, हाई डेंसिल होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इनका घनत्व बहुत ज्यादा होने वाला है यहाँ पर रहता है। जनरल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं किसकी, मेटल्स की। बात करें जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज की नॉन मेटल की, तो जो मेटल में था उससे बिल्कुल इतर, उससे बिल्कुल अलग जो यहाँ पर रहने वाला है नॉन मेटल में रहने वाला है। जैसे कि बात करें ऑक्यूर्स एज सॉलिड और गैस, ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है जो लिक्विड में होता है, बाकी जनरली जो नॉन मेटल्स होती है वो सॉलिड्स भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। मेटल में कोई गैस नहीं था, नॉन मेटल में गैस हो सकती है। क्या मेटल में कोई एक्सेप्शन था क्या, यस मेटल में एक्सेप्शन था, मरकरी, मरकरी जो था वहां पर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, यहां पर ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट यदि बात करें कंडक्टेंस ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो जनरली बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर अच्छे नहीं है, थोड़े बुरे कंडक्टर ये होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्शन तो होगा, एक्सेप्शन तो होगा। ग्रेफाइट कार्बन का एक पार्ट है, अ नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर, तो आपने जो एनोड और कैथोड बनाए जाते हैं देखे होंगे, वो किससे बनाए जाते हैं, ग्रेफाइट से ही बनाए जाते हैं, सेल से ही, सेल के अंदर भी ग्रेफाइट लगा होता है। तो रीजन क्या है, क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, गुड कंडक्टर है और इजीली अवेलेबल भी है। बात करें सोनरस की, तो यहाँ पर कोई सोनरस नहीं होगा, लकड़ी लकड़ी को बजाने से बहुत ज्यादा दूर तक आवाज नहीं जा सकती, लेकिन अगर मेटल की कोई रोड्स को बजाया जाए तो बहुत दूर तक आवाज जाती है, तो नॉन सोनरस होते हैं। नॉन लस्टर, ज्यादा चमकदार नहीं होती है, तो मैक्सिमम जो मेटल्स हैं वो ज्यादा चमकदार नहीं होती है, केवल एक आयोडीन, एक और एक्सेप्शन, केवल एक आयोडीन ऐसा है जो क्या रहने वाला है, चमकदार रहने वाला है, बाकी सब नॉन लस्टर होंगे। मेटल्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड्स लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड्स MgO, व्हाइल नॉन मेटल्स फ्रॉम एसिडिक, ये मेटल वाली लाइन में यहाँ गई और बाकी जो है नॉन मेटल वाली। तो मेटल के ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक होंगे और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होंगे वो क्या रहेंगे, हमारे एसिडिक रहेंगे। और ये हम एक जगह और पढ़ चुके हैं, जब हमने पहला चैप्टर केमिस्ट्री का खत्म किया, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, वहां भी हमने इसको बहुत आसानी से पढ़ा था और वहां भी समझा था कि जो मेटल के ऑक्साइड बनेंगे वो बेस रहेंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक रहने वाले हैं। तो ये तो बात करी कि सर देख के कैसे बताया जा सकता है या महसूस करके कैसे बताया जा सकता है, तो वो तो हो गई हमारी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन हर चीज को देखकर नहीं बताया जा सकता, हर चीज की रिएक्शंस को देखकर नहीं बताया जा सकता, तो उसके लिए हमें क्या पढ़नी पड़ती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ती है। क्या पढ़नी पड़ती है भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम मेटल्स की सबसे पहले शुरू करेंगे, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। तो मेटल्स कौन कौन सी टाइप की रिएक्शंस करती है, किस टाइप की रिएक्शन वहां पर शो होने वाली है, वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहली लाइन क्या आती है, रिएक्शन विद एयर। क्या मेटल की रिएक्शन एयर से हो सकती है क्या, यस हो सकती है। कौन सी एयर से, ऑक्सीजन से। मेटल्स कैन बर्न इनटू एयर, रिएक्ट और डोंट रिएक्ट विद एयर। तो जनरली करेगी, देखो कैसे करेगी, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी और मेटल ऑक्साइड बना लेगी। बहुत सारी मेटल्स नहीं भी करेगी, वो भी हम देखेंगे। सम मेटल्स लाइक Na बोले तो सोडियम, के बोले तो पोटेशियम, आर केप्ड इमर्स, डूबी हुई रखनी पड़ती है उन्हें इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन के ऑयल में पोटेशियम और सोडियम को क्या रखना पड़ता है, केरोसिन के ऑयल में डुबोकर रखना पड़ता है। क्यों क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि ये रिएक्ट विग्रसली, बहुत तेजी से, उत्तेजमक तरीके से ये क्या करती है, रिएक्शन करती है बहुत ज्यादा विद एयर, एयर के साथ, एंड कैच फायर।
तो अगर सोडियम पोटेशियम को खुली हवा में रख दिया जाए तो वो फटाफट से क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और रिएक्शन करके आग लगा देगी। तो आग यहाँ पर लग सकती है। इसीलिए पोटेशियम और सोडियम को किस में रखा जाता है, केरोसिन में इमर्ज्ड, थोड़ा सा भी इसका बाहर नहीं होना चाहिए, डूबा के रखा जाता है। Some metals like Mg, Al, Zn, Pb, Mg कौन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड रिएक्ट स्लोली विद एयर। तो एयर में बहुत जल्दी से रिएक्शन नहीं करती, बहुत धीरे धीरे और काफी लंबे समय के बाद रिएक्शन यहाँ पर होगी विद एयर। और बना क्या लेगी, प्रोटेक्टिव लेयर, ऑक्साइड की एक लेयर बना लेते हैं। मेटल अपने ऊपर क्या बना लेगा, जिंक, एक लेयर बना लेगा। Mg can also burn in air with a white dazzling light to form its ऑक्साइड। तो MgO की रिएक्शन हमने केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर में हमने पढ़ी, तो वहां पर हम क्या करते थे, मैग्नीशियम रिबन को साफ करके जब जलाते थे तो एक व्हाइट ऐश निकलती थी और डेजलिंग लाइट भी वहां से प्रोड्यूस होती थी और MgO प्रोड्यूस हो जाता था। तो MgO के बारे में यहाँ पे हमने अलग से लिख दिया है। Fe एंड Cu, फेरस और कॉपर डोंट बर्न इन एयर, एयर के साथ जलते नहीं है, बट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, लेकिन ऑक्साइड बनाएंगे। तो क्या मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का इसका नाम सुना है, कॉपर ऑक्साइड का। तो कॉपर ऑक्साइड हमने सुना है ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है, जैसा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में भी हुआ है। और हमने ये भी देखा है Fe, आयरन तो ऑक्साइड से रिएक्शन करके रस्टिंग होती है, तो वो तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। व्हेन हीटेड आयरन फिलिंग बर्न व्हेन स्प्रिंकल ओवर फ्लेम। तो अगर आपने जो है गर्म आयरन की फिलिंग को जला दिया है या आयरन की बारीक पाउडर को अगर जलाओगे तो स्प्रिंकल करेंगे, ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएंगे और ऑक्सीजन जलेगी वहां पर, तो बर्न होता है। तो रिएक्शन अगर एयर के साथ देखी जाए तो जनरली सभी मेटल रिएक्शन करती है, कुछ स्लो करती है और कुछ रिएक्शन फास्ट करने यहाँ पर शुरू कर देती है। और जैसे कि पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो पोटेशियम और सोडियम तो क्या करती है, रखी हुई बिना आग हवा कोई बर्न कुछ नहीं करना, कोई एनर्जी नहीं देनी, रख दो हवा ही और रिएक्शन ऑटोमेटिक विग्रेसली हो जाएगी। मेटल्स लाइक सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड डोंट बर्न और रिएक्ट विद एयर। क्या ये बात समझ में आती है, कौन कौन सी, गोल्ड और हमारी प्लेटिनम और सिल्वर, ये इजीली नहीं करती। सिल्वर को हाईलाइट नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्योंकि नॉर्मल तो ये करती है और एक ब्लैक कलर की लेयर बना लेती है, ब्लैकिश लेयर बना लेती है ऑक्साइड के साथ, तो इसके लिए हाईलाइट नहीं किया। फिर भी जनरली ये रिएक्शन नहीं करती, मतलब ये अपने आप को कोरोड नहीं होने देती, खराब नहीं होती है। और गोल्ड और जो है हमारा प्लेटिनम, ये तो बिल्कुल खराब नहीं होती है, क्योंकि एयर से सालों साल तक रिएक्शन नहीं करती है। देखेंगे कुछ रिएक्शंस वहां पर हमें दी गई थी, जैसे Na की दी हुई है, Na की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करा दी जाए तो क्या होगा, तो Na की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करेगी तो Na2O बन जाएगा। और बैलेंस करने के लिए, बैलेंस ये नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और Na वहां 2 है ही सही, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो Na2 कर दिया, 4 हो गया, इसको 4 बना, ये बैलेंस भी हो गई। तो इस तरीके से हम रिएक्शंस को बना सकते हैं, किसी भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से, जैसे यहाँ दी गई है हमारे को, किसके साथ, Mg और O, यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की रिएक्शन अगर करा दी जाए, स्लो प्रोसेस से करवा दी जाए तो क्या होगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तरीका और था कि मैग्नीशियम रिबन में क्या कर दो, आप आग लगा दो, तो क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा MgO बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, यहाँ 2 लगा तो यहाँ 2 लगा, रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। तो ये हम पहले रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि मेटल में क्या मिला दिया जाएगा, ऑक्सीजन मिला दिया जाए तो मेटल ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे। कॉपर में ऑक्साइड डाला, कॉपर ऑक्साइड बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाला, Al2O3 बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो इस तरीके से रिएक्शंस को आगे चलाया जा सकता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, देखेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की यहाँ पर बात कर दिया, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट क्या पूछा जाएगा कि एम्फोटेरिक, कुछ ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताओ। तो मेटल ऑक्साइड विद रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं उनको क्या बोला जाएगा, मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक बोला जाएगा। और सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस किया, जैसे हमने लिया Al2
O3 क्या ले लिया, Al2O3, ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें हमने मिला दिया HCl। तो क्या इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्शन करी? यस करी। नेक्स्ट आगे जब हम बढ़े तो क्या बनेगा, यहाँ पे Al इस H को क्या कर देगा, भगा देगा, और क्या बना देगा, AlCl3 बना देगा, और यहाँ से क्या हमारा पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, पानी अलग हो गया। तो क्या हो गया, देखो क्या बोल रहा था, मेटल ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट बोथ एसिड्स एंड एज वेल बेस, एसिड से भी रिएक्शन करे और बेस से भी करे। तो एसिड से तो दिख रहा है, अब सेम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करा दो, बेस से करा दो, सिंपल बेस है NaOH, तो क्या बन जाएगा, NaAlO2 और H2, यहां से भी क्या हो जाएगा, तो सॉल्ट बना और वाटर रिलीज हो गया। यही बोल रहा था वो, सॉल्ट बने और वाटर क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। तो या तो Al2O3 आपसे पूछा सकता है, ZnO भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है, कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। तो दोनों ही तरीके से अपने को तैयार रहना है। ऐसे ऑक्साइड्स जो मेटल से भी रिएक्शन, ऐसे ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्शन करेंगे और बेस से भी रिएक्शन करेंगे और बना क्या लेंगे, सॉल्ट एंड वाटर बना लेंगे, तो उसको क्या बोला जा सकता है भैया, तो उसको बोला जा सकता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, याद होना चाहिए। बात करें नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, पानी के साथ। अभी किसके साथ कर रहे थे, ऑक्सीजन एयर के साथ कर रहे थे, अब किसके साथ करेंगे, पानी के साथ करेंगे। देखेंगे, देखो रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो सादा पानी के साथ रिएक्शन कर लेती है, जैसे Na जो है उसको H2 के साथ मिला दिया जाएगा, तो क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा, H2 निकाल देगा। मेटल की रिएक्शन है, पानी के साथ करानी है, H2 यहाँ से रिलीज होता जाएगा। कुछ रिएक्शन ऐसी है जो किससे रिएक्शन करती है, गर्म पानी से, नॉर्मल टेम्परेचर या ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करती। ये रिएक्शन लिख रहा है कोल्ड वाटर, इसका मतलब ये नहीं कि ठंडा करना पड़ेगा पानी फिर रिएक्शन करेगी, ये किसी भी पानी से कर सकती है, मींस ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर सकती है। इसको रिएक्ट करने के लिए अपने को हॉट वाटर चाहिए, क्या चाहिए, गर्म पानी चाहिए, और इसके लिए Fe और Al के लिए स्टीम। अगर इंस्टेंट रिएक्शन करवानी है तो स्टीम की मदद से ही आप इस रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इजीली ये 3 रिएक्शंस यहाँ पर इसके लिए बताई गई है। देखो कुछ रिएक्शन जो हमने वहां पढ़ी, जैसे Na है और H2O, Na में क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, मैंने बोला था वहां NaOH बनेगा, H2 रिलीज हो जाएगी। तो सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। और हाँ बस K है, H2O है, K बोले तो पोटेशियम, H2O यानी मेटल में पानी मिला रहे हैं, मेटल में पानी मिला तो क्या बन गया, KOH बन गया, और H2 क्या होगी, वापस से रिलीज हो गई है। जैसे Ca है और H2O है, COH होल ट्वाइस बन गया, H2 रिलीज हो गई। ऐसे Mg में किया तो वो रिलीज हो गई। इन केस ऑफ Ca और Mg द मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस टेकिंग टू इट्स सरफेस। दो स्पेशल केसेस हैं, अपना Ca और Mg, इनमें क्या होता है, ये फ्लोट करने लग जाते हैं, पानी में आप गिराओगे तो ये फ्लोट करेंगे, पर तैरने लग जाएंगे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन पर चिपक जाता है, इसके लिए हो जाता है। बाकी वहां पे दो मेटल Al और Fe, ये Al और Fe वो वाली जो स्टीम से करती है, ठीक है, ये दोनों वो है जो हॉट वाटर से करेगी, और ये वो है जो किसी भी तरीके के पानी से, कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेगी। तो कुछ रिएक्शंस यहाँ पर दी गई है, नीचे बोला गया कि इनको अपने हिसाब से क्या करो, बैलेंस भी करना है। तो बैलेंस करना तो आता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम उधर भी उतनी होनी चाहिए, इधर भी, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोनों में क्या होने चाहिए, सेम मोल्स होने चाहिए किसी भी एलिमेंट एटम या मॉलिक्यूल के। नेक्स्ट यदि हम बात करें रिएक्शन विद डाइल्यूट्स एसिड, एसिड के साथ अगर मेटल की रिएक्शन करवा दी जाए तो क्या मेटल की रिएक्शन एसिड से कराई थी क्या हमने, यस, एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में करवाई है हमने। तो देखो मेटल में कभी भी डाइल्यूट एसिड या कोई एसिड डाल दिया जाए तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या ये बात सुनी है क्या, पहले तो जरूर सुनी होगी, पिछले चैप्टर में ही सुनी है, तो सेकंड नंबर वाले चैप्टर में। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे कि ये मेटल है Fe, आयरन मेटल ले लिया आपने, HCl के साथ जब इसको मिलाया जाएगा तो FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। बना कैसे,
इसने आके इस H को भगा दिया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हुई और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई बेचारी, बाहर निकल गई। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई और ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा सॉल्ट। क्या बन गया भैया, ये हमारा सॉल्ट यहाँ पर बन गया है। ऐसे Mg को HCl के साथ करेंगे तो MgCl2 बन जाएगा, H2 गैस बाहर, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई। Zn को HCl से करेंगे, ZnCl2 बन जाएगा, H2 बाहर, फिर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। वैसे अगर Al को HCl से करेंगे तो क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा और H2 बाहर निकल जाएगी। तो हर एक रिएक्शन में जब आप मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और ये क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। और जो सॉल्ट है यहाँ बन गया, हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज हो गई, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को लात मारकर भगा रहा है और लात मारकर बाहर किसको निकाला जा रहा है, हमेशा ये हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है। कहां से निकल रहा है हाइड्रोजन, एसिड में से निकल रहा है, तो वो एसिडिक नहीं होकर सॉल्ट हो गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। देखो, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट्स एसिड। Hydrogen gas produced is oxidized to water when metals react with nitric acid. But Mg and Mn react with very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas. तो Mg है, Mn है, मैग्नीज है, इनकी रिएक्शन किससे कराई जाए, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। मींस कहने का मतलब ये है, इनकी रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ करा दी जाए तो ये फटाफट से क्या दे देते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। बात करें Mg को HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ Mg को मिला दिया गया है तो MgNO2 बन गया और H2 गैस रिलीज हो गई। तो उस स्पेशल केस में भी क्या हो सकता है, आपके HNO3 से भी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज कराई जा सकती है। सब डाइल्यूट एसिड्स ही है ना। डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन कराने पर याद क्या रखना है कि मेटल की रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड के साथ करवाई जाएगी तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर ये शो करने वाला है। इतनी सी बात अगर याद रहेगी तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करें रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल्स सॉल्ट, मेटल्स की रिएक्शन मेटल सॉल्ट के साथ करवाई जाए, अलग होना चाहिए, सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। देखें, मेटल कोई ए मेटल ले ली और बी मेटल का क्या ले लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया। ए मेटल ले ली और बी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया तो क्या बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा ए का और मेटल भी अलग हो जाएगा। पहले मेटल ए अलग थी, कोई सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में मेटल ए घुसी, सॉल्यूशन में से बी को बाहर निकाला और बी को बाहर पटक दिया। क्या लगभग ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है क्या, कुछ देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल है क्या, नहीं। पॉसिबल किसके साथ है, सिर्फ पॉसिबल ये सिर्फ साथ है जब क्या हो, मेटल ए क्या हो, हाई रिएक्टिव हो और मेटल बी क्या हो, लेस रिएक्टिव हो, तब ये इक्वेशन चल सकती है, अन्यथा ये इक्वेशन नहीं चलेगी। देखो लिखा भी हुआ है, ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, हर एक मेटल बराबर रिएक्टिव नहीं होती है। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, रिएक्टिव मेटल्स को क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेस क्या कर देगी, लेस रिएक्टिव को। तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या कर देता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन, जो भी कंपाउंड यहां पर गिवन है उसमें से। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। और इसी वजह से जब ये रिएक्शन करा करा के देखी गई तो यहां से इवोल्यूशन हुआ किसका, रिएक्टिविटी सीरीज का। किसका इवोल्यूशन हुआ, रिएक्टिविटी सीरीज। यहां से उसका बेसिस देता है, बिल्कुल बेसिक जो चीजें हैं वो यहां से मिलती है कि कैसे बनेगी रिएक्टिविटी सीरीज, किसको ऊपर रखा जाए किसको नीचे रखा जाए, ये कौन बताता है, ये ऐसी रिएक्शन से बताती है। जब ऐसी रिएक्शन करवाई गई होगी, मेटल ए को किसी सॉल्यूशन में डाला गया होगा, तो अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई, नया सॉल्यूशन नहीं बना, इसका मतलब ये कमजोर है, ये थोड़ा सा ताकतवर है। तो जो ताकतवर है उसको ऊपर रखेंगे, जो कमजोर है उसको नीचे रखेंगे। इस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात की जाए तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज है लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी सीरीज हम फर्स्ट चैप्टर में भी आसानी से अच्छी ट्रिक के साथ पढ़ चुके हैं। दोबारा से रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास आई है, मैंने वहां बताया भी था कि इसको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है। वहां तो हमने याद की थी, यहाँ हमें पता लग गया किस तरीके से बनाई गई है कि जब किसी मेटल ए का रिएक्शन किससे कराया जाए, किसी मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कराया जाए, तो क्या वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है क्या, अगर हो रही है तो जो ए है वो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है,
बी है वो क्या है, कमजोर है। तो ए को ऊपर रखा जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज में और बी को नीचे। अब ए बी क्या है, अलग अलग टाइप की मेटल्स को लिया गया होगा और एक्सपेरिमेंटली ये सीरीज हमारे पास हमने प्राप्त की। देखो के बोले तो पोटेशियम, एन बोले तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी, इसको लेड बोलते हैं, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, ये कुछ मेटल्स की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। ऊपर जो सबसे ऊपर रहेगा वो मोस्ट रिएक्टिव रहेगा, जो बीच में रहेगा वो डिक्रीजिंग है, कम होता जा रहा है, और जो नीचे रहेगा वो लेस रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव यही रहने वाले हैं। अब बात करें सर के में और Mg में कौन लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव Mg है। लेकिन Mg में और Zn में बात करें, Mg और Zn में बात करें तो कौन लेस रिएक्टिव होगा, तो फिर लेस रिएक्टिव Zn है, Mg नहीं होगा। तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में Mg ज्यादा है। सर Zn और Cu की बात करें तो Zn और Cu में ऊपर जब Zn Mg में बात करें तो Zn क्या था, लेस रिएक्टिव था, लेकिन Zn Cu के रेस्पेक्ट में क्या है, मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव है। सर इसको याद करने की ट्रिक एक बार वापस से रिवाइज कर ली जाए, बिल्कुल देखेंगे। कटरीना ने क्यों मांगी, कटरीना ने कार मांगी, कटरीना ने क्या हुआ, कार मांगी, कटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली, Hg को मिली बोला, क्यों, मर्क्यूरी है ये, मर्क्यूरी। Ag बोले तो सिल्वर है और Au बोले तो क्या है, गोल्ड है, गोल्ड और सिल्वर। तो जो जो नाम याद नहीं होंगे वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। वापस से देखो, कटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, हाय फिर भी हाय क्यों मिली, सिल्वर ओडी। कटरीना ने कौन सी कार मांगी थी, अल्टो जेन फरारी में से कोई कार मांगी होगी, उसमें से जो उसको कौन सी वाली मिल गई, उसको फिर भी हाय क्यों मिली, सिल्वर ओडी। क्या मिल गई, सिल्वर ओडी मिल गई उसको। देखो Ag Au, Au बोले तो गोल्ड, Ag बोले तो सिल्वर, ठीक है। Au नाम से हमने इसको ट्रिक बना दिया, ओडी बना दिया। तो ऊपर जो है वो सब मोर रिएक्टिव है, नीचे जब है सब सब क्या है, लेस रिएक्टिव है। बात करें, a metal can displace all the metals from their compounds which are below or after in this series। यानी कि जैसे ये है, अब ये किसी को भी हटा सकता है, कोई सा भी सॉल्यूशन लिया और के लिया सामने, खत्म कर देगा, राजा है ये। नेक्स्ट बात करें Ca की, तो Ca किस किस को हटा सकता है, Ca उसके नीचे वाले को सबको हटा सकता है, लेकिन क्या Ca Na को हटा सकता है क्या, तो नहीं हटा सकता है। क्या K को हटा सकता है क्या, तो नहीं हटा सकता है। तो अपने से नीचे और उसके नीचे कुछ भी हो, उन सबको वो हटा सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हुआ, चाहे वो Hg और Ag की बात क्यों ना हो। Hg लेस रिएक्टिव है लेकिन Ag और ज्यादा लेस रिएक्टिव है, तो ये मोर रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, भगा देगा, लात मार कर भगा देगा। देखो Fe की रिएक्शन CuSO4 से दी गई, Fe कौन है भैया, फिर भी CuSO4 कौन है, Cu। बताओ भागेगा कि नहीं भागेगा, बताओ ये बताओ, भागेगा या नहीं भागेगा। देखो Fe ऊपर है Cu नीचे है, Fe आया Cu को लात मारी और Cu भाग के दबाना, Cu बाहर निकल गया तुरंत से और Fe कहां जुड़ गया, इसके साथ, Fe जुड़ गया, FeSO4 बना लिया। देखो बना क्या, यस बन गया। क्या रिएक्शन हो सकती है, यस हो सकती है। नहीं क्यों नहीं हो सकती थी, अगर यहाँ Fe होता और वहां C होता तो क्या रिएक्शन हो सकती थी, क्या नहीं हो सकती थी, क्योंकि Cu जो है वो Fe को हटा ही नहीं पाता, तो वहां पड़ा रहता, सॉल्यूशन में गिरा भी देते तो भी रिएक्शन कुछ भी नहीं कर पाते। बात करें Zn Cu की, देखो Zn यहाँ है, Cu वापस यहाँ है, तो Zn ऊपर है Cu नीचे है, क्या Zn Cu को हटा सकता है क्या, बिल्कुल हटा सकता है। Zn आया Cu को लात मारी, Cu फिर बाहर आ गया और Zn ने SO4 के साथ रिएक्शन कर ली। तो बहुत इजी है, हाई रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या कर देते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को लात मारकर भगा देते हैं, उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव कहां से पता लगता है, वो पता लगता है इस सीरीज से। तो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इस बोर्ड क्लास में, आगे की भी जितनी भी क्लास रहेंगी उन सब में रिएक्टिविटी सीरीज आपको आनी ही चाहिए। बात करें रिलेशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्या मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कोई रिलेशन होता है, कैसे पता लगेगा। देखो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड एज द टेंडेंसी टू अटेन अ
कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो देखो किसी की भी रिएक्टिविटी कैसे पता लगती है, उसकी वैलेंस शेल से पता लगती है, उसकी वैलेंसी से पता लगती है। अब वैलेंसी क्या होती है, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वैलेंसी क्या होती है। तो हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहिए, हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में रखना चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। सर 8 ही क्यों रखना चाहेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन वो इसलिए रखना चाहेगा क्योंकि उसने देखा है नोबल गैसेस को। किसको देखा है, नोबल गैसेस को। नोबल गैसेस क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। नोबल गैसेस सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, तो वो क्या चाहेगा कि हम भी स्टेबल हो जाए, हम भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो वो क्या करेगा, अपने कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन से मैच करना चाहेगा। और मैच करता है तो वहां पे उसको क्या कॉमन चीज दिखती है, उसको दिखता है कि सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो लगभग लगभग हमारी जितनी भी मेटल्स हैं उन सबके पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेंगे, इसके पास 8 से ज्यादा है, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी देखो, एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो जिसके पास 8 से ज्यादा है उन 2-3 को वो भगा देगा, तो उसके पास आउटर मोस्ट में 8 ही बचे। तो 8 से ज्यादा रखने की उसके पास जगह भी नहीं थी, तो उसने रखे भी नहीं। तो 8 से ज्यादा जब वो रख नहीं पाएगा वो दे देगा। ऐसे ही नॉन मेटल्स आई, नॉन मेटल्स एटम ऑफ मेटल्स कैन बी लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायंस। तो वो क्या कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन, जिसको कैटायन भी बोला जाता है। तो जो दे देता है वो पॉजिटिव हो जाता है, धनवान हो जाता है, जो ले लेता है वो नेगेटिव हो जाता है, ऋणवान हो जाता है। धनवान को कैटायन बोलेंगे, ऋणवान को अनायन यहाँ पर हम बोलने वाले। एटम ऑफ नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये दे देता है, मेटल जो रिलीज कर देता है वो ये गेट कर लेते हैं, उसको मिल जाते हैं, तो अनाइंस हो जाते हैं। ऑपोजिटिवली चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक ने पॉजिटिव दिया, एक को चाहिए था, एक को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपनी वैलेंस शेल को भरने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और एक को अपना ऑक्टेट मेंटेन रखने के लिए, अपना वैलेंस शेल मेंटेन रखने के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को देना है। तो एक देने वाला और एक लेने वाला, एक देने वाला और एक लेने वाला, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, देने वाले का भी काम होगा, लेने वाले का भी काम होगा। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ऑपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को पास में बुलाते हैं। हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्राप्त करना, गेट करना चाहेंगे। अट्रैक्शन फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड, और इसी वजह से क्या बन जाता है, आयनिक कंपाउंड बन जाता है। तो आयंस की वजह से बनने वाले कंपाउंड को क्या बोला जाएगा, आयनिक कंपाउंड बोला जाता है। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से इसको हम रन करेंगे, देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, तो फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 क्या है, एक आयंस है, आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड को किस तरीके से बनाया गया होगा, एक ने दिया होगा और एक ने लिया होगा। देने वाला कौन होगा, कैटायन, और लेने वाला कौन होगा, एनायन। और कैटायन एनायन पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आपस में आकर जुड़ जाएंगे और एक मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर होने वाला फोर्स लगाएंगे, और एक मजबूत आयन वो वहां पर बनाकर देने वाले हैं। कैसे हुआ MgCl2 का फॉर्मेशन, देखो Mg आया होगा, Mg आया। अब साहब Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखो आसानी से मैं आपको बता देता हूँ। Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। कितना होता है, 12। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। अब 12 इलेक्ट्रॉन को अगर किसी शेल में भरा जाए तो कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस हो गया, ये इसका के शेल हो गया। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी सही। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 5, 6, 7, 8। तो 2 तो इसमें गए, 8 इसमें गए, 10 हो गए। 12 है इसके पास, एक ये गया और एक ये गया, हो गए 12। तो ये क्या चाहेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे सबसे पहले। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। Mg का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 2 होता है। पहले शेल के इलेक्ट्रॉन, दूसरे के और तीसरे शेल के, इस तरीके से होता है। लेकिन हर एक एलिमेंट क्या चाहेगा,
कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल रहे, इन द सेंस फुलफिल रहे। तो ज्यादातर 2 की बात करते हैं तो 8 की बात करते हैं। अगर इसमें भी आ जाए तो ये फुल होना चाहिए। फुल होने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n स्क्वायर से। तो जो भी आपकी शेल है उसका स्क्वायर को 3 है, 3 का स्क्वायर 9 दूंगे 18। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 18। लेकिन 18 तो नहीं है, उसके पास 2 ही है। तो 2 को क्या कर देगा, अगर इसको भी बोल दे कि भाग जा, इसको भी बोल दे भाग जा, तो क्या ये शेल बचेगी क्या, शेल नहीं बचेगी। तो कौन सी शेल बचेगी, अंदर वाली। और अंदर वाली के पास तो पहले से 8 है, 8 ही होने चाहिए, 8 ही है, तो फुलफिल है। तो वो फुलफिल को गेट करने के लिए क्या कर देगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को भगाना चाहेगा। तो वो क्या हो जाएगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को भगा के Mg बन जाएगा Mg+2, Mg+2, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं अपन। देखो Mg ने क्या किया, Mg था 2 8 2, Mg ने क्या किया, Mg+2 हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, इसलिए इस पर चार्ज कितना आ गया, +2 आ गया। वैसे ही बात करें Cl की, Cl के पास होते नंबर 17। कितने नंबर होते हैं, 17। यहाँ पर शेल बनाएंगे उसका अगर, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन देखेंगे, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में 8 हो गए, और तीसरे में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, तीसरे में कितने हो गए, 7 हो गए। तो 8 तो कम से कम चाहिए, उसके बाद 7 ही, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए भी। तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, इसने 2 दिए, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ अलग से लिख देते हैं इसको, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7, तो इसके पास 7 है। अब या तो ये क्या करे, 7 को डोनेट करे, या फिर ये 1 को आसानी से ले ले। 1 को लेना ज्यादा आसान है, 7 को डोनेट करना ज्यादा मुश्किल है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो ये Cl तो था ही सही, इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो अगर हम 2 Cl ले लें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन काम में आ जाएंगे क्या, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने तो 1 Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, और 1 Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये क्या Cl पे 1 माइनस चार्ज आ जाएगा। और जबकि Cl 2 है, तो दोनों ने एक लिया होगा, तो 2Cl माइनस हो गया। यानी Cl के पास माइनस चार्ज, Mg के पास +2 चार्ज। क्या बना कि नहीं बना, जब Mg आया, देखो Mg आया, Mg ने +2 चार्ज दिखाया, Cl आया, Cl ने -1 चार्ज दिखाया। Cl अकेला आया, Mg भी अकेला आया। इसके पास +2 चार्ज था, इसके पास -1 चार्ज था। इसके पास +2 क्यों था, क्योंकि इसने कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। ये Cl आया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इसको चाहिए एक ही, 2 Cl आए होंगे। कितने Cl आए होंगे, MgCl2। तो ये जो 2 कहाँ चला गया, इसके पास चला, MgCl। इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ होगा। तो इस रिएक्शन को अब देखो, यहाँ पर जो टाइप है उसको देख लो। Mg है 2 8 2, उसने क्या किया, Mg+2 बना लिया। Mg+2 किया तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। देख रहे हैं यहाँ पर आराम से देखेंगे। Cl था, Cl ने क्या करे, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो Cl ने लिए तो Cl पर माइनस चार्ज आएगा, तो Cl माइनस हो गया। 2 8 8, अब इसके पास कितने हो गए, 2 8 8, तो इसकी भी फुल हो गई, इसकी भी फुल हो गई। दोनों की शेल क्या हो गई, वैलेंस शेल फुल फिल हो गई। तो दोनों ने क्या किया, एक Mg आया, इसने इससे लिया, एक Mg आया, यानी 2 Cl आए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl ने, 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl ने। तो Mg और Cl 2, Mg 1 और Cl कितने हो गए, 2 हो गए हैं। तो एक Mg और Cl2 तो MgCl2 बन गया। ये भी हमने डिटेल में समझ भी लिया। तो MgCl2 का फॉर्मेशन पूछ लिया जाता है, इसलिए इतना डिटेल में इसको पढ़ाया गया है। MgCl2 का फॉर्मेशन कभी पूछा, MgCl2 का फॉर्मेशन पूछा जा सकता है, NaCl का फॉर्मेशन, Al2O3 AlCl3 का फॉर्मेशन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के कुछ फॉर्मेशन आयनिक कंपाउंड्स के पूछे जा सकते हैं और डिटेल में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बना भी सकते हैं और इसकी लैंग्वेज को लिख भी सकते हैं। कि क्या किया, सबसे पहले Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है, उसके पास टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके पास टोटल मिला के 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट में अगर उसको इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने हैं तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके Mg+2 बना लेता है। देन फिर उसके बाद नंबर आता है Cl का। Cl के आउटर मोस्ट शेल में Cl के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो वो क्या करता है, Mg के जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं उन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए 2 Cl इकट्ठे होते हैं, 2 Cl उसके पास चले जाते हैं और 2 Cl इकट्ठे होकर उससे बोलते हैं कि तेरे 1 1 इलेक्ट्रॉन हम दोनों को दे दे। तो एक Mg 2 Cl से मिलता है, क्या बना ले,
MgCl2 बना लेता है। तो ये थ्योरी अपने मन से आप बनाकर लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से लिखी जा सकती है। फॉर्मेशन आपको आना चाहिए, इक्वेशंस लिखना आना चाहिए, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज तो हमें आनी ही चाहिए, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन हम सीख रहे हैं तो प्रॉपर्टीज भी सीखनी पड़ेगी। क्या होते हैं? आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल। सॉलिड होते हैं, ब्रिटल, सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, बहुत देर में पिघलेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा, उबलना पहले तो पिघलना, वही है ये, तो बॉइलिंग पॉइंट तो और ज्यादा होगा। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि एक को चाहिए था, एक को देना था, तो दोनों ने अपने आपस में समझौता कर लिया कि तू इलेक्ट्रॉन मेरे से ले ले और तू रख ले। वो दूसरे को चाहिए था, इसको भी चाहिए था, दोनों ने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को आपस में घेर लिया, तो अब बॉन्ड थोड़ा सा मजबूत हो गया। तो आसानी से इनके इंट्रा मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड्स हैं, जिसको अट्रैक्शन बोला गया है, आयनिक अट्रैक्शन, उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। जनरली सोल्यूबल इन वाटर, जनरली सोल्यूबल होते हैं। इनसोल्यूबल इन केरोसिन और पेट्रोल, केरोसिन पेट्रोल में इनसोल्यूबल होते हैं, पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट। अगर लिक्विड स्टेट में है, पिघली हुई अवस्था में है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पिघली हुई अवस्था में अपने बॉन्ड्स को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खुला छोड़ देते हैं। इन बोथ केसेस फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? Mg प्लस था, Cl माइनस था, दोनों अपने आयंस को तो शो करेंगे ना कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, तो अपने आयंस को जब फ्लो करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी आयंस के थ्रू फ्लो हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक्स इसकी प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड्स की, पूछी जा सकती है, इसलिए आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए पढ़ाई जाती भी है और याद भी रह सकती है, बहुत आसान है। अब बात करें ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स जब हमने शुरू में बोला, चैप्टर शुरू किया कि जो मेटल्स हैं वो हमारी मेटल्स कहाँ से बनती है, तो जो हमारी मेटल्स हैं वो कहाँ से बनेगी भैया? बनेगी थोड़ी, तो मिलेगी ना। तो मिली कैसे, ऑक्यूर कैसे हुई? मिनरल्स की फॉर्म में। देखो, एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स ऑक्यूरिंग नेचुरली आर मिनरल्स। तो जो नेचर से मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। दूसरा, ऑर्स, मिनरल्स फॉर्म्स विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इन एन ओर। तो जहां से मिनरल्स मिल रहे हैं उस जगह को क्या बोलेंगे? ऑर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्स। मेटल के ऑर्स होते हैं, जैसे कि सल्फाइड और, ऑक्साइड और, कार्बोनेट और। तो सल्फाइड और में सल्फाइड मिलेगा, ऑक्साइड में ऑक्साइड मिलेंगे, कार्बोनेट्स में से कार्बोनेट्स मिलेंगे। किसी भी मेटल के कार्बोनेट, सल्फाइड और ऑक्साइड यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ऑक्यूरेंस कैसे होगा? जनरली नेचर से ही होता है। बात करें metals at the bottom of activity series like gold, platinum, silver, copper generally occurs in free state। तो ऐसी मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे ही नीचे आती है, यानी सबसे कम रिएक्टिव होती है, जब वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती है तो वो जो नेचर में मिलेगी वो भी अकेली ही मिलेगी। यानी कि सोने की खान में सोना ही मिलता है, किसी के साथ मिलकर नहीं मिलता है। हाँ, गंदगी उसके साथ हो सकती है, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। तो वो सोने की खान में, प्लेटिनम में, सिल्वर, कॉपर सब अकेले ही मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं। बट कॉपर एंड सिल्वर ऑल्सो ऑक्यूर्स इन सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स, क्योंकि कॉपर के ऑक्साइड बनते हैं, सिल्वर के भी ऑक्साइड बनते हैं, तो ऑक्साइड या सल्फाइड के ओर्स में से ये मिल सकते हैं। बाकी गोल्ड, प्लेटिनम तो फ्री स्टेट में भी मिल जाएंगे। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जैसे Zn, Fe, Pb। मीडियम रिएक्टिविटी मतलब जो बीच में होता है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है। ऑक्यूर्स मेनली एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। जनरली ये ऑक्साइड्स में, सल्फाइड्स में और कार्बोनेट सोर्स में मिलके मिलते हैं, यानी इनके ऑक्साइड्स मिलते हैं, हमारे को ऑक्साइड मिलेंगे। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव जो सबसे ऊपर है, जैसे के है, एन है, सी है, बी आर है, एल है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, एंड दस फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। तो ये किसी के साथ मिलेंगे, अकेला नहीं मिलेगा, क्योंकि अकेले अगर एन को रख दिया जाए तो वैसे ही आग लग जाती है। तो क्या एन को अकेला कहीं से ढूंढा जा सकता है? कि नहीं, वो किसी न किसी फॉर्म में किसी के साथ मिला हुआ होगा, इसीलिए उसको हाई रिएक्टिव बोला भी जाता है, क्योंकि वो क्या करता है? फ्री स्टेट में रिएक्शन करने लगता है, जल जाता है, आग लगाता है। बात करें गैंग यू। गैंग यू क्या होता है? गैंग जिसको बोलते हैं, गैंग बोले तो
किसी भी मेटल और में मिलने वाली अशुद्धियां जिसके साथ मेटल मिली हुई है उसको गैंग बोलेंगे। और आर नेचुरली फाउंड मिक्स्ड इम्प्योरिटी लाइक सॉल्ट, सैंड एक्सेट्रा, उन सबको क्या बोलेंगे? जैसे कोई गोल्ड निकाला आपने, तो क्या गोल्ड प्योरेस्ट फॉर्म में थोड़ी मिलेगा, उसके अंदर बहुत सारी गंदगियां मिली हुई होगी, क्योंकि मोल्टन स्टेट में बहुत सारी कोई धूल मिट्टी और या कोई भी किसी तरीके की सैंड वगैरह उसमें मिक्स हो सकती है। तो वो सारी अशुद्धियों को बाद में शुद्ध किया जाएगा, साफ किया जाएगा, तो उसको बोलेंगे गैंग। दिस गैंग इज रिमूव्ड फ्रॉम द और मेटलर्जी, स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर। मेटलर्जी आपका 11th एनसीईआरटी का चैप्टर भी, 12th एनसीईआरटी का चैप्टर भी है। तो यहाँ पर आप उसमें जब ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे। लेकिन मेटलर्जी होती क्या है कि किसी भी ऑर्थ में से हमें प्योरेस्ट फॉर्म निकालनी पड़े किसकी, किसी भी मेटल की, तो उसको क्या बोलेंगे? मेटलर्जी बोलेंगे। एनरिचमेंट ऑफ और ऑब्टेन मेटल फ्रॉम एनरिच्ड और रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स टू ऑब्टेन। तो ये सारे टॉपिक जो है इनको एक एक करके हम क्या करेंगे, तीनों टॉपिक्स को अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें उनको कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमने मैक्सिमम चीजें इस चैप्टर की यहाँ पर कवर कर ली है। अब सिर्फ रिफाइनिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमें यहाँ पर लगाने हैं, तो वो पूरे हम इसमें करेंगे। अभी हमने मेटल को पढ़ा, मैं नॉन मेटल को पढ़ा, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल की रिएक्शंस पढ़ी, नॉन मेटल की थोड़ी सी रिएक्शन यहाँ पर हमने पढ़ी, रिएक्टिविटी सीरीज को वापस से समझा, मेटल ऑक्साइड्स को समझा, और यहाँ पर हमने और्स तक हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि कहाँ से हमें मेटल्स ऑब्टेन होती है, प्योर फॉर्म में कहाँ से मिलेगी। ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर में यहाँ पर खत्म कर ली। अब जो है अगले लेक्चर में हम जो है इसकी रिफाइनिंग प्रोसेस पढ़ के इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।